हाय जय हिंद। मैं विमल स्वागत करता हूं आपका एनसीसी सर्टिफिकेट एग्जाम वीडियो सीरीज के इस वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपको एनसीसी बी सर्टिफिकेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा। तो आप ध्यान से देखें ताकि सारी चीजें समझते भी जाएं और जब आप पेपर देने बैठें तो आपको कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, मैं बताऊंगा कि ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है एनसीसी सर्टिफिकेट एग्जाम के दौरान, जिसमें आपको कोड सेक्शन में कुछ नहीं भरना होता है। एडमिट कार्ड नंबर में जो आपको चेस्ट नंबर मिलता है वो भरते हैं आप, फिर रेजिमेंटल नंबर भरते हैं, फिर रैंक भरते हैं, फिर नाम अपना पिताजी का नाम और यूनिट का नाम। उसके बाद जो आपकी एग्जाम सेल में ड्यूटी कर रहे होते हैं उनके साइन कराने होते हैं। और इस तरीके से ये फर्स्ट पेज आपको मिलता है। और इस पेज के बाद से आपका क्वेश्चन पेपर शुरू हो जाता है। तो ज़्यादा समय आप उस पर मत वेस्ट कीजिएगा। पहले के वीडियोस जो अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। मैंने उसमें बताया था कि इसके प्रत्येक सेक्शन में आपको 45% मार्क्स स्कोर करने होते हैं और ओवरऑल 50% स्कोर करना होता है, तब जाके आप पास होंगे। और जो इसका पेपर दो होंगे इसके, ये आपका पेपर फर्स्ट है कॉमन सिलेबस का, जिसमें ड्रिल, डब्ल्यूटी, मिसलेनियस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप, डिजास्टर मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, हेल्थ हाइजीन, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन और जनरल अवेयरनेस, यानी ड्रिल और डब्ल्यूटी पार्ट फर्स्ट सेकंड हो गया। पार्ट थ्री मिसलेनियस में इतने सब्जेक्ट्स आएंगे। टोटल ये फर्स्ट पेपर जो आपका है 245 का है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। फर्स्ट पेपर ड्रिल जो 10 नंबर का था, इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन है आपका पहला कि विश्राम पोजीशन में दोनों एड़ियों का अंतर होता है तो 12 इंच होता है। फिर नेक्स्ट है कि पीछे मुड़ के हुक्म पर 180 डिग्री मुड़ते हैं। राष्ट्रपति के सम्मान गार्ड है तो कैडेट्स की संख्या 150 होती है। और जब कैडेट सावधान पोजीशन में हो तो पंजों का कोण जो है 30 डिग्री होता है। और तेज चाल में एक कदम 30 इंच का होता है। तो ये रिक्त स्थान भरने का था, 5 अंक का ये हो गया। अगला है सही पर सही था गलत पर गलत का निशान लगाना है आपको। पहला है कि सावधान पोजीशन में दोनों पंजों के बीच का कोण 30 डिग्री होता है, सही है। दूसरा है तेज चाल में सबसे पहले दायां पैर निकाला जाता है, गलत है ये। फिर है पीछे मुड़ की कार्रवाई 90 डिग्री पर पूरी होती है, गलत है ये, 180 डिग्री पर होती है। फिर नेक्स्ट है जब सैल्यूट लेने वाला अधिकारी बाईं तरफ हो तो सैल्यूट बाएं हाथ से लिया जाता है, ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट है थम का वर्ड प्रयोग, थम का वर्ड ऑफ कमांड बाएं पैर पर दिया जाता है, ये सही है आपका। तो इस तरीके से ड्रिल के 10 नंबर जो रिटर्न आता है वो कंप्लीट हो गया। प्रैक्टिकल 80 नंबर का है। और मैंने अपना पिछला वीडियो ड्रिल का प्रैक्टिकल पर ही डाला है, तो जिसने भी नहीं देखा है वो देख ले, ताकि ड्रिल के प्रैक्टिकल के 80 नंबर और 10 नंबर की ये आप कंप्लीट कर सके। इसमें से निश्चित रूप से आपका जब कभी भी पेपर होगा तो ये जरूर पूछा जाते हैं ये सारे क्वेश्चन, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन भी काफी ज्यादा एनसीसी में आते हैं। क्योंकि आंकड़ों का मामला होता है तो क्वेश्चन और नए बनते ही नहीं है, वही सब घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा इसका। अब अगला पार्ट आपका वेपन ट्रेनिंग का रिटर्न का है, जो कि 35 अंक का है। ड्रिल 10 नंबर की है और डब्ल्यूटी 35 नंबर का, ध्यान देंगे यहाँ पे। पहले है खाली स्थान भरो। .22 राइफल का कैलिबर 0.22 इंच का होता है। नेक्स्ट है .22 राइफल की लंबाई 43 इंच होती है। और .22 राइफल का कारगर रेंज 25 गज होता है। नेक्स्ट है कि 7.62 mm SLR राइफल का कारगर रेंज 300 गज होता है। और 7.62 mm LMG 5 भागों में खुलती है। तो ये खाली स्थान भरने के थे और ये 10 अंक का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। आंकड़े दिए गए हैं तो ये आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लें, इसको रट लें, इससे पक्का क्वेश्चन आएंगे और पूरे अंक भी इसके मिलेंगे। नेक्स्ट है सही पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाएं, 10 अंक का है। क्वेश्चन है कि .22 राइफल का कारगर रेंज 250 गज होता है, गलत है, 25 गज होता है। फिर .22 राइफल की मेजल वेलोसिटी 1030 फीट प्रति सेकंड होती है, सही है। फिर .22 राइफल की लंबाई 110 सेंटीमीटर होती है, सही है।
फिर 7.62 mm SLR के मैगजीन में 30 राउंड आता है, गलत है ये। फिर 7.62 mm LMG 5 भागों में खुलती है, ये भी सही है आपका। तो इस तरीके से 10 अंक का क्वेश्चन आपका ये हो गया। फिर नेक्स्ट है 10 अंक का क्वेश्चन आपका, 7.62 mm LMG को कितने बड़े भागों में खोला जाता है, क्रम से नाम लिखो। तो 7.62 mm LMG को 5 बड़े भागों में खुलती है ये, पिस्टन ग्रुप, बैरल ग्रुप, बट ग्रुप, बॉडी ग्रुप और वाइपार्ट ग्रुप। तो ये आप ध्यान रखें, 10 अंक का क्वेश्चन है। अगला है .22 राइफल के 5 हिस्से पुर्जों का नाम लिखिए। तो इसके 5 हिस्से पुर्जे हैं, बट, बोल्ट, ट्रिगर, फोरसाइट और मैगजीन। पेपर 3 आ गया मिसलेनियस का, जो 200 अंक का है, और इसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको 90 अंक लाने होते हैं। ज़्यादातर कैडेट्स इसी सेक्शन में फेल होते हैं, तो आप ध्यान से दें, काफ़ी क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएंगे। और बाकी के आपने जो पढ़ाई की उससे कीजिएगा। एनसीसी की स्थापना सन डैश में हुई थी 1948। एनसीसी कैडेट की एक कंपनी में कितने कैडेट होते हैं, तो 160 कैडेट होते हैं एक कंपनी में। और भाग 2 राष्ट्रीय एकता इसका कि भारत के 5 पड़ोसी देशों के नाम, तो नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चीन और पाकिस्तान, ये भारत के 5 पड़ोसी देश हैं। नेक्स्ट है कि भारत की 5 भाषाओं के नाम लिखो। तो उर्दू, तमिल, बंगाली, मराठी, हिंदी, ये सब आपकी भारत की 5 भाषाएं हैं। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति, लखनऊ का पुराना नाम क्या है, अवध है। ओल्ड नेम ऑफ लखनऊ इज अवध। नेक्स्ट है कि गंगा और यमुना कहाँ से निकलती है, तो हिमालय से। फिर ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, लाल किला शाहजहां ने बनवाया था, और नूरजहां जहांगीर की बीवी थी। नेक्स्ट है कि नीचे लिखे पदाधिकारियों के नाम लिखो। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद अभी भी है ये। और कमांडिंग ऑफिसर जिस भी बटालियन का हो उसके नाम लिखिए। मान लीजिए 49 का पूछा गया है तो कर्नल रणधीर सिंह इस समय है। और ग्रुप कमांडर गोरखपुर, उनका नाम तो ब्रिगेडियर दीपेंद्र रावत इस समय है। फिर एडीजी लखनऊ इस समय मेजर जनरल राकेश राणा है। डीजी एनसीसी इस समय लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह है, तो ये ध्यान दीजिएगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट से कि नेतृत्व के 10 लक्षण लिखो। आचरण, साहस, निर्णायकता, विश्वसनीयता, सहनशीलता, उत्साह, नेतृत्व करना, सत्यवादिता, सत्यनिष्ठा और निर्णय लेने वाला, ये 10 नेतृत्व के लक्षण होते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर आता है और 10 अंक का है तो काफी मायने भी रखता है, तो आप जरूर लिखें इसको। दूसरी चीज, कॉपी कभी भी खाली न छोड़े अपनी। भले ही आपको पूरा क्वेश्चन नहीं आता है आंसर उसका, तो जितना आता है उतना लिखें, लेकिन लिखे जरूर, तो कुछ ना कुछ अंक आपको मिल जाएंगे। और ये बाद में आपको पास होने में भी सहायता करेगा और ग्रेड इम्प्रूवमेंट भी होगा इससे आपका। अगर आप खाली छोड़ोगे तो कोई अंक उसका मिलेगा नहीं आपको। नेक्स्ट है कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त किन्हीं 5 मौलिक अधिकार के नाम लिखो। 5 मौलिक अधिकार आपके: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 5 आपके मौलिक अधिकार हैं। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अच्छे नागरिक के 10 कर्तव्य लिखो। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, जो आप सोचते हो वही आंसर इसका होता है, बस आप लिख नहीं पाते हो, तो लिखने की आदत डालिए। अच्छे नागरिक के 10 कर्तव्य: संविधान, इसके आदेशों, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रीय गान का सम्मान करता हो, और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संतोष रखना और उन्हें अपने जीवन में अपनाना,
भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना तथा रक्षा करना, देश की रक्षा करना तथा आह्वान करने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए तत्पर रहना, भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई, क्षेत्र या वर्ग के आधार पर भेदभाव न करना, उससे ऊपर उठकर जो है सद्भाव व आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, देश की सभी संस्कृति और संस्कृतियों का सम्मान करना, उनका संरक्षण करना, प्राकृतिक पर्यावरण जिनके अंतर्गत वन, झील, नदी तथा वन्यजीव हैं उनकी रक्षा करना, वैज्ञानिक मनोवृत्ति, मानववाद और सुधार की प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा हिंसा से दूर रहना और सभी व्यक्तिगत तथा सामूहिक कार्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता लाने के निरंतर प्रयास करना, ये एक अच्छे नागरिक के कर्तव्य हैं। 10। अगला है एक अच्छे नागरिक का समाज के प्रति कर्तव्य। तो समाज में रूढ़िवादिता को हटाने का कोशिश करे, वो शिक्षित समाज का निर्माण करे, जातिवाद का विरोध करे, धर्मवाद का विरोध करे, क्षेत्रवाद का विरोध करे और असहाय की सेवा करे, मितव्यता हो यानी फिजूल खर्ची करने वाला ना हो, दहेज प्रथा का विरोधी हो, अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में सचेत करता हो और देशभक्त की भावना उसमें हो, ये एक अच्छे नागरिक के समाज के प्रति कर्तव्य है। नेक्स्ट है कि नेतृत्व के नाम लिखो तथा उनका संक्षिप्त वर्णन करो। ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेसेस फेयर यह नेतृत्व के नाम है। मनोबल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए पूछा गया है। तो मनोबल एक गुण होता है जो किसी सैनिक की मानसिक शक्ति से उत्पन्न होता है और जिसे उसकी आंतरिक विशेषताओं को जागृत करके उत्पन्न किया जाता है। मनोबल का अर्थ है विभिन्न प्रकार की रुकावटों के होते हुए भी एक दृढ़ संकल्प तथा उत्साह के साथ लक्ष्य को प्राप्त करने की अंतिम इच्छा होना, अर्थात मनोबल किसी लक्ष्य पर विशेषताएं, लंबे सख्त लक्ष्य पर पूर्ण निश्चय एवं जोश के साथ ठहरने की क्षमता है। यह उदासीन भावना के विपरीत है। ये मनोबल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी हो गई आपकी। Confidence is a habit which is generated by mental power and generated by the external habit of a shoulder. Confidence means that the last desire of to complete the work with zeal and full resolve and break all bricks. Confidence is quality of a person who can complete work with full determination and zeal. It is against the laziness. फिर डिजास्टर मैनेजमेंट 15 नंबर के क्वेश्चन आए हैं इससे। किन्हीं 5 प्राकृतिक आपदाओं का नाम लिखो। तो जो प्रकृति के माध्यम से आती हैं आपदाएं वो प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं, जैसे भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट और बाढ़। ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। मानव निर्मित आपदाएं मैं बताऊं यहाँ से, तो मानव निर्मित आपदाओं में बम विस्फोट हो गया कहीं पे, और अगर कोई कोरोना जैसा वायरस जो मानव निर्मित हो तो ये भी मानव निर्मित आपदा है। आग फैलने की विधियां क्या हैं? वाट आर मोड्स ऑफ स्प्रेडिंग फायर? तो आग फैलने की विधियां हैं संवारण विधि, मध्यस्थ वस्तु द्वारा ऊष्मा का परिवर्तन संवारण कहलाता है। जैसे धातुएं जलती नहीं है लेकिन अपनी ऊष्मा से आने वाली वस्तुओं को जला देती हैं। दूसरा है संवहन विधि, गैस या धुएं से होने वाले ताप के परिवर्तन को संवहन कहते हैं। इसी के द्वारा आग ऊपरी मंजिल में गर्म धुएं के पहुंचने के कारण लगती है। विकिरण का अर्थ है मध्यस्थ साधन, अर्थात वायु को तृप्त किए बिना अग्नि के स्रोत से ऊष्मा को परिवर्तित करती है। आग का प्रभाव बचाई जाने वाली वस्तु के बीच विकिरण पर्दा डालकर कम किया जा सकता है। रेडिएशन फिर है प्रत्यक्ष ज्वलन। प्रायः प्रत्यक्ष ज्वलन उपरोक्त 2 या 3 घटकों का अर्थात समरण विकिरण के सहयोग से होता है।
फिर आग बुझाने के कौन कौन से तरीके हैं, ये क्वेश्चन अक्सर आता है। आग लगे हुए पदार्थ को छोटे छोटे ढेर में बांटकर अलग कर दें। आग ढेर पर रेत, सूखा मिट्टी, पानी डाल दें। यदि संभव हो तो आग के आगे भाग को काटकर शेष भाग अलग कर दें। आग के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ें। इस तरीके से आप आग पे कंट्रोल पा लेंगे। फिर है सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। 30 अंक के क्वेश्चन इससे आएंगे। समाज सेवा के प्रमुख उद्देश्य। एनसीसी कैडेट्स में निस्वार्थ सेवा की भाव पैदा करना, श्रमदान करने की भावना को विकसित करना, आपसी सहयोग एवं भाईचारे की भावना को विकसित करना, सभी कैडेट्स के भीतर समानता की भावना विकसित करना, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्य बांटने और उसे पूरा करने की भावना विकसित करना, ये सामाजिक सेवा जो एनसीसी कैडेट से कराई जाती है उसका उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है, कुछ प्रमुख सामाजिक क्रियाकलापों को बताइए जिन्हें कैडेट्स शहरों या गांवों के विकास के लिए कर सकते हैं। तो कैडेट्स निम्नलिखित कार्यकलापों में भाग लेकर शहरों और गांवों का विकास कर सकते हैं। ये कार्यकलाप है आपका, जैसे प्रौढ़ शिक्षा तथा साक्षरता अभियान में भाग लेकर आपके गांव में या पड़ोस में या शहर में जो भी लोग बड़ी उम्र के हैं और उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है तो आप उन्हें पढ़ना लिखना सिखा सकते हैं। इस तरीके से आप विकास में योगदान दे सकते हैं। दहेज प्रथा के विरुद्ध अभियान चला सकते हैं। पल्स पोलियो के प्रति जागरूकता पैदा कर सकते हैं। समय समय पर रक्तदान कर सकते हैं। और एड्स, मलेरिया, छोटा परिवार, सर्व शिक्षा अभियान के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा कर सकते हैं। सड़क निर्माण, वृक्षारोपण आदि कार्यक्रमों में आप श्रमदान कर सकते हैं। गरीब बीमार मरीजों की देखभाल कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं में सभी की मदद कर सकते हैं। कुष्ठ रोग उन्मूलन हेतु कार्यों में मदद कर सकते हैं। पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में मदद कर सकते हैं। ये कार्य हैं जो कैडेट्स कर सकते हैं और गांव या शहर का विकास कर सकते हैं इनके माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृक्षारोपण से क्या लाभ है। तो वृक्षारोपण से वन पशु पक्षियों का भी संरक्षण हो जाता है। भूमि का क्षरण रुकता है। प्रदूषण नियंत्रण में उपयोगी है और लकड़ियों की उपलब्धता सुनिश्चित रहती है। मानसूनी बारिश में उपयोगी होती है। पर्यावरण संतुलन बना रहता है। बाढ़ नियंत्रण में उपयोगी होता है वृक्षारोपण। और जीव विविध प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है वृक्षारोपण से। और रेगिस्तान के प्रसार में रोक मिलता है वृक्षारोपण करने से। फिर है बढ़ती जनसंख्या का दुष्प्रभाव क्या पड़ता है समाज पर। तो बेरोजगारी की समस्या, खाद्यान्नों की समस्या, घर मकान की समस्या, बच्चों के उचित पालन पोषण की समस्या, शिक्षा की समस्या, कुपोषण की समस्या, ये सारी समस्याएं आपकी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण है। तो ये दुष्प्रभाव है जो बढ़ती हुई जनसंख्या का हमारे समाज पर पड़ता है। नेक्स्ट है हेल्थ एंड हाइजीन। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पर्याप्त आराम यानी निद्रा लें, संतुलित भोजन करें, नियमित शारीरिक व्यायाम करें, प्रसन्नचित्त जीवन जिए और मादक यानी नशीले पदार्थों से परहेज करें। ये आप कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषित जल से उत्पन्न बीमारियों से रोकथाम के क्या उपाय हैं। तो प्रदूषित जल से उत्पन्न बीमारियों को अगर रोकना है तो आप जल को शुद्ध करके उसका सेवन करें। क्लोरीन मुक्त जल ही पीने के लिए दिया जाना चाहिए और स्वस्थ व्यक्ति को ही खाना बनाने और पानी ढोने में लगाना चाहिए। स्वच्छ जल से ही सब्जी एवं फल धोना चाहिए। बीमार मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया जाना चाहिए। तो ये सब आप उपाय अपना करके बीमारियों से बच सकते हैं, प्रदूषित जल की बीमारियों से। नेक्स्ट है कि कुछ प्रमुख रोगों के नाम लिखिए जो दूसरों के संपर्क में फैलता है। जैसे दाद है, खुजली है, यौन जनित बीमारियां हैं, सिफिसिल है। ये संक्रामक रोग हैं जो एक से दूसरों के संपर्क में आने से फैलती रहती हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल 22 हड्डियां होती हैं। फिर साहसिक गतिविधियां, साहसिक प्रशिक्षण क्या है, व्हाट इज द एडवेंचर ट्रेनिंग। तो सामान्य जीवन के कार्यकलापों से थोड़ा सा अलग हटकर
कैडेट्स के अंदर कौतूहल, जिज्ञासा एवं जोखिम उठाने से संबंधित क्रियाकलापों का प्रशिक्षण देना एवं उनमें सम्मिलित करना ही साहसिक प्रशिक्षण कहलाता है। तो साहसिक प्रशिक्षण यानी एडवेंचर ट्रेनिंग एनसीसी में कौन कौन सी चलाई जाती है, अगला क्वेश्चन यही है। तो एनसीसी में दिए जाने वाले कुछ प्रमुख साहसिक प्रशिक्षण अर्थात एडवेंचर ट्रेनिंग निम्नलिखित हैं। पैरासेलिंग है, साइकिल अभियान है, पैराट्रूपिंग है, ट्रेकिंग कैंप्स है, स्कीइंग है और माउंटेनियरिंग। ये एनसीसी के एडवेंचर ट्रेनिंग्स हैं। नेक्स्ट है एनवायरमेंट अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन से 10 अंक के क्वेश्चन आते हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? तो पर्यावरण प्रदूषण 4 प्रकार का, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। जंगल से हमें क्या लाभ है? जंगल से हमें निम्न लाभ है। ऑक्सीजन मिलती है, ईंधन एवं भवन निर्माण हेतु लकड़ी तथा पशुओं के लिए चारा मिलता है, प्राकृतिक औषधियां एवं औषधि वनस्पतियां प्राप्त होती हैं, भूमि कटाव पर नियंत्रण होता है अर्थात बाढ़ पर नियंत्रण होता है, प्राकृतिक एवं जैविक संतुलन में सहायक होता है एवं जल चक्र में सहायक होता है। ये जंगलों से आपको लाभ हैं जो बताए गए हैं। फिर पग बाधा, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग केवल 5 अंक। ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग के प्रकार नदी नाला, पहाड़ों की कटाई, कठिन खाई, तंग घाटी, बनावटी ऑब्स्टिकल कौन कौन से हैं? देखिए, ऑब्स्टिकल का मतलब होता है बाधा। दौड़ने में, चलने में जो बाधा उत्पन्न करते हैं कौन कौन से हैं? जो प्राकृतिक ऑब्स्टिकल हैं, जैसे नदी नाला, पहाड़ों की कठिन खाई, तंग घाटी, ये आपके चलने में बाधा उत्पन्न करते हैं, दौड़ने में बाधा उत्पन्न करेंगी। जब ये मिल जाएंगी तो ये आपके नेचुरल ऑब्स्टिकल हो गए। और बनावटी यानी मानव निर्मित ऑब्स्टिकल की बात करें तो सुरंग है, बूबी ट्रैप्स है, तार है, रोड बंद कर दिए जाए, तार लगा दिए जाए, ये प्राकृतिक के बजाय आप बनावटी ऑब्स्टिकल बना सकते हैं। अब आ गया आपका दूसरा पेपर, जिसके अंतर्गत स्पेशल सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे आर्म्ड फोर्सेस एंड मैप रीडिंग है, फील्ड क्राफ्ट 30 नंबर का, इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट 15 नंबर का, मिलिट्री हिस्ट्री 20 नंबर की, कम्युनिकेशन 5 नंबर का, कुल 110 का आता है। इसमें भी कोड में दोनों तरफ आपको कुछ नहीं लिखना है, लेफ्ट हिस्से में तो कुछ लिखना ही नहीं है। फिर रेजिमेंटल नंबर, एडमिट कार्ड नंबर, रैंक, नेम, पिताजी का नाम, यूनिट, और ये एक साथ सब लिखना होता है। फिर इसकी एक कॉपी स्टेपल कर दी जाती है, दोनों पेपर, फिर एक कॉपी बन जाती है वो। देखते हैं इससे क्वेश्चन। इसमें भी वही शर्त है कि प्रत्येक हिस्से के रिटर्न और प्रैक्टिकल में आपको 45% मार्क स्कोर करने होते हैं पास होने के लिए, और ओवरऑल 50% होनी चाहिए, तब आप पास हो गए। ऑब्स्टिकल स्पेशल सब्जेक्ट्स में जो है, सबसे पहले आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र सेनाओं से 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा। निम्नलिखित के फुल फॉर्म लिखें। एएमसी तो आर्मी मेडिकल कोर, और एएनओ एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, जीसीआई गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर, इंडियन नेशनल डिफेंस अकेडमी, ये दोनों स्पेलिंग गलत है, इंस्ट्रक्टर की भी और डिफेंस की भी, DEFNCE होता है, और INSTRUCT। फिर है देश में विकसित मिसाइलों के नाम। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश ये भारत में विकसित मिसाइलें हैं। मैप रीडिंग 25 अंक का। मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? तो मानचित्र 3 प्रकार के, लघु मापक मानचित्र, दीर्घ मापक मानचित्र और मानक मापक मानचित्र। उत्तर कितने प्रकार का होता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉर्थ? तो 3 ये भी होते हैं आपके, वास्तविक उत्तर, मानचित्रीय उत्तर और चुंबकीय उत्तर। अगला है किसी स्थान का फॉरवर्ड बियरिंग 260 डिग्री है तो उसका बैक बियरिंग कितना होगा? 80 डिग्री। नेक्स्ट है सर्विस प्रोटेक्टर का उपयोग, क्या उपयोग होता है? तो सर्विस प्रोटेक्टर के उपयोग छांकी ग्रिड निर्देशांक ज्ञात करने के लिए किया जाता है, दूरी पढ़ने के लिए, ग्रिड बियरिंग करने के लिए और समानांतर रेखा खींचने के लिए सर्विस प्रोटेक्टर का उपयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित के सांकेतिक चिन्ह बनाओ। मंदिर,
तार, घर, मस्जिद, पक्का कुआं, बाग और ये आपका मस्जिद। तो ये आप, मैंने जो इसके पहले एक वीडियो डाला था उसमें शायद बताए हैं, और ये आप बना भी लेंगे। अगला है एफसीबीसीडी फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट का क्वेश्चन। भूमि कितने प्रकार की होती है? तो भूमि 4 प्रकार की, समतल भूमि होगी, या ऊंची भूमि होगी, या टूटी फूटी भूमि होगी, या छिपी भूमि होगी। फिर नेक्स्ट है कि चीजें क्यों दिखाई देती हैं? ये क्वेश्चन अक्सर आता है। तो चीजें निम्न कारणों से दिखाई देती हैं: अपने आकार के कारण यानी शेप के कारण, चमक के कारण, छाया के कारण, सतह यानी सरफेस के कारण, फासला यानी स्पेसिंग के कारण, क्षैतिज रेखा के कारण, और हरकत यानी मूवमेंट के कारण आपको चीजें दिखाई देती हैं। फिर सेक्शन फॉर्मेशन में कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखो। सेक्शन फॉर्मेशन निम्न प्रकार के होते हैं: सिंगल फाइल फॉर्मेशन, एरोहेड फॉर्मेशन, डायमंड फॉर्मेशन, फाइल फॉर्मेशन, स्पैरो हेड फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन। फिर नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट, 15 नंबर का आएगा। एक इन्फेंट्री सेक्शन में कौन कौन हथियार होते हैं? ये क्वेश्चन अक्सर आता है। तो 9mm पिस्टल, 5.56 mm LMG, 84 mm RL, 5.56 mm इंसास राइफल, और 9mm CM, ये इन्फेंट्री सेक्शन के हथियार हैं। फिर एक इन्फेंट्री सेक्शन में कितने जवान होते हैं, और सेक्शन कमांडर का रैंक क्या होता है? ये क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिकल में भी पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक इन्फेंट्री सेक्शन में 10 जवान होते हैं, और सेक्शन कमांडर का रैंक हवलदार होता है। फिर एक सेक्शन में सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? एक इन्फेंट्री सेक्शन का सबसे बड़ा हथियार 84 mm RL होता है। फिर सही गलत का निशान लगाना है। ऑपरेशन विजय 1999 में हुआ, सही बात है ये। कारगिल युद्ध यानी ऑपरेशन विजय उसी के अंतर्गत चलाया गया था, तो 1999 एकदम सही है। फिर भारत के प्रथम थल सेनाध्यक्ष जनरल KM करियप्पा थे, ये भी सही है। भारत और चीन युद्ध सन 1962 में हुआ, ये भी सही है। फिर भारत के वर्तमान थल सेनाध्यक्ष जनरल विक्रमजीत सिंह हैं, गलत। एनसीसी उत्तर प्रदेश का निदेशालय गोरखपुर में है, गलत है। लखनऊ में है निदेशालय, और ग्रुप मुख्यालय गोरखपुर में है, और महानिदेशालय दिल्ली में है, जिसको DGNCC बोलते हैं। फिर है रक्षा से जुड़े किस वैज्ञानिक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो रक्षा क्षेत्र यानी मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, रक्षा क्षेत्र से जुड़े थे, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। फिर नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, जो 10 नंबर का आता है। कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है, नाम से व्याख्या करो। तो कम्युनिकेशन 2 प्रकार का होता है। लाइन कम्युनिकेशन, जो तार के मध्य से संचार होता है उसे लाइन कम्युनिकेशन कहते हैं, जैसे टेलीफोन। दूसरा है रेडियो कम्युनिकेशन, जो बगैर तार के माध्यम से संचार होता है उसे रेडियो कम्युनिकेशन कहते हैं, जैसे मोबाइल, वाईफाई, वॉकी टॉकी, रेडियो सेट। तो इस तरीके से मैंने आपका NCC B सर्टिफिकेट का पुराना क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराया। आप वीडियो ठीक से देखें, समझें, जो इम्पोर्टेंट लगे उसका स्क्रीनशॉट ले लें, और पेपर अच्छे से दें। कहीं भी मन में किसी प्रकार का भय रखने की जरूरत नहीं है। ठीक से पढ़ेंगे तो पेपर अच्छा होगा, और पूरे कॉन्फिडेंस से पेपर दे के आइए, लिख के आइए, तभी आप पास होगे। तो शुभकामनाएं फिलहाल मेरी। मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। NCC से जुड़ी हर इम्पोर्टेंट चीज़ में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। बाकी और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने के लिए। और फिलहाल आपको शुभकामनाएं आपके NCC पेपर के लिए। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में।